Yes, first we will take your attendance, है ना? Kirmi, Present, sir. Angel, Present, sir. Anirudh, Present. Dhruv, Present. Priyanka, Pooja, Present, sir. Bhumika, Present, sir. Mitesh, Present, sir. Sahil, Present, sir. Steffi, Present, sir. Om Patel, Present. Keshvi, Present, sir. Krupal, Present, sir. Darshnika, Present, sir. Tisha, Present, sir. Darshit, Present. Vansh, Present. Mayur, Present. Khushbu, Present. Nirali, Present, sir. Lisa, Tanushri, Present, sir. Deep, Tanvi, Present, sir. Shivani, Present, sir. Kenil, Sanjo, Aditi, Zeel, Abban, Disha. SVV students, Aditya, Present, sir. Varshil, Present, sir. Khushi, Yash, Present, sir. नील पटेल, भावना, ध्रुव, Present, sir. ब्रज, चंदन, Present, sir. वृत, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. कुश, प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, लक्ष्य, हर्ष, नंदिनी, मनीषा, Present, sir. संजना, जयवीर, पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, Patel, present, sir. देवराज, हर्षिल,
ललित, Present, sir. चलो। अब कोई रह गया अटेंडेंस में, जल्दी से बताओ। Present, sir. कुश, लीजा, और कौन है? कुश एंड लीजा, ठीक है। बाकी सब आ गए ना? कुश एंड लीजा। और कोई रहता है, जल्दी से बताओ। लीजा इज ऑल्सो प्रेजेंट ना? चलो ठीक है। और कोई रहता है अटेंडेंस में, जल्दी बताओ। सर खुशी पटेल। खुशी पटेल, खुशी पटेल SPV। ठीक है, हो गया। ओके, चलो फाइनली मेरे ख्याल से अब सबका अटेंडेंस हो गया होगा, है ना? लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। अच्छा, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, पहले हम वो सारे कवर कर लेंगे और उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट में स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है? तो जो टॉपिक्स आपके थोड़े रिमेनिंग है, जैसे LR सर्किट, और एक टॉपिक है आपका एडी करंट्स, ठीक है? ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे और उसके बाद आपका ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम LR सर्किट पे थोड़ी बात करेंगे। LR सर्किट को समझने से पहले आपको इंडक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इंडक्टर किस तरह से काम करता है ना? इंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम LR सर्किट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इंडक्टर की बात करेंगे। सबको वाइट बोर्ड विजिबल है ना? वाइट बोर्ड सबको विजिबल है ना? ठीक है। तो इंडक्टर क्या होता है? देखो, इंडक्टर के बारे में पहले हम जानते हैं। इस तरह की कॉइल होती है, इंडक्टर भी एक तरह का कॉइल होता है ना? जैसे आपका सोलेनॉइड होता है ना, उस तरह का इंडक्टर भी कॉइल ही होता है। उसको हम इस तरह से कॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है इंडक्टर में और सोलेनॉइड में? फ़र्क क्या होता है कि इंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, इंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। लेंथ के कंपैरिजन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बहुत छोटा होता है। अगर किसी कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के कंपैरिजन में छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम उसको इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है? अगर उसमें करंट कैरी हो रहा है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू योर लेंथ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका बहुत ज़्यादा होता है लेंथ के कंपैरिजन में, तो वो सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। होती तो कॉइलिंग ही है, देखो दोनों केसेस में आप कॉइलिंग ही करते हो, है ना? चाहे आपका सोलेनॉइड हो चाहे आपका इंडक्टर हो, दोनों कॉइलिंग से ही बने होते हैं, मतलब दोनों में कॉइल किया होता है। डिफरेंस खाली क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है ना? डिफरेंस किसका होता है? खाली क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। तो आज हम इंडक्टर की बात करेंगे।
अभी तक हम सोलेनॉइड की बात करते थे, अब हम इंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, अब हम सोलेनॉइड की बात नहीं करेंगे, इंडक्टर की बात करेंगे। तो जैसे ही मैं इंडक्टर बोलूँगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू योर लेंथ। ठीक है, क्योंकि अब हम इंडक्टर के टॉक करेंगे, जितनी भी ये बातें करेंगे आज की क्लास में सब हम बात करने वाले इंडक्टर। ठीक है, तो जैसे कि आपका कोई इंडक्टर हमें गिवन है, ठीक है। अब इंडक्टर होता क्या है, इंडक्टर भी एक तरह की कॉइल ही होती है। अब सपोज करो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है ना, इस इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई अमाउंट का, ठीक है। और वो करंट जो है टाइम के साथ सपोज करो इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो ये मेरा इंडक्टर है, इस इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है और वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। योर करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है इस इंडक्टर में। ठीक है, अब जो भी बातें होंगी सब इंडक्टर की होगी, तो आपको दिमाग में रख के चलना है कि अब हम इंडक्टर की बातें करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो किसी इंडक्टर में करंट का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे बताओ कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, हम सबको पता है अगर आपका करंट टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो चेंज इन फ्लक्स क्रिएट होगा, और चेंज इन फ्लक्स क्रिएट होगा तो आपका ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और ईएमएफ ऐसे जनरेट होगा कि वो उसको अपोज करेगा। जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस कॉज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस कॉज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो अब अगर इस सिचुएशन की हम बात करें तो यहाँ पे ईएमएफ आपका किस तरह से जनरेट होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट, अगर मुझे इसको बैटरी में कन्वर्ट करना है, इस इंडक्टर को अगर मुझे किसी बैटरी से शो करना है, तो मैं बैटरी का पोलैरिटी, जैसे इसमें करंट इंक्रीज किया तो फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब इस ईएमएफ को अगर मुझे किसी बैटरी से शो करना है तो उसकी पोलैरिटी मैं किस तरह से शो करूँगा। क्या मैं उसकी पोलैरिटी ऐसे शो करूँगा या फिर मैं उसकी पोलैरिटी ऐसे शो करूँगा। किस तरीके से मैं शो करूँगा बताओ। विच विल बी द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द ईएमएफ फॉर दिस पर्टिकुलर इंडक्टर। उसकी पोलैरिटी मैं कैसे शो करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे शो करूँगा कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे शो करूँगा। विच इज़ द करेक्ट मेथड टू शो द पोलैरिटी ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। खुद के दिमाग से सोच के बताओ। फर्स्ट वाला करेक्ट है। कितने लोग फर्स्ट वाला करेक्ट बोल रहे हैं? देखो अब यहाँ पे कई बच्चे सेकंड करेक्ट बोल रहे हैं, कई बच्चे फर्स्ट वाला करेक्ट बोल रहे हैं। जो बच्चे सेकंड वाला करेक्ट बोल रहे हैं उन्होंने लेंस लॉ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना। जिन्होंने सेकंड करेक्ट बोला है उन्होंने लेंस लॉ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखा। लेंस लॉ आपको दिमाग में रखना चाहिए। लेंस लॉ हमें यही बताता है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, इट विल ऑलवेज अपोज। मतलब अगर आपका करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ आपका ऐसे जनरेट होगा कि वो डिक्रीज होना चाहेगा। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो आपका ईएमएफ डिक्रीज होगा। ईएमएफ को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द ईएमएफ जनरेट विल ऑलवेज अपोज द कॉज, है ना। हम अगर साइन कन्वेंशन के साथ इसको डिनोट करें तो आई विल राइट हियर माइनस डी फाई बाई डी टी।
जो आपका ईएमएफ होता है वो हमेशा उस कॉज को अपोज करता है। तो आपका ईएमएफ नेगेटिव है, अगर आपका ईएमएफ नेगेटिव होगा तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी करेक्ट। बात समझ आई आपको, है ना? फर्स्ट वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। अब यहीं पे सपोज करो मैं सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ, है ना? अब मैंने वापस से सेम इंडक्टर लिया और अब मैंने सिचुएशन को चेंज कर दिया। सिचुएशन को चेंज किस तरह से किया कि उसी इंडक्टर में मैंने करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे ये आपका इंडक्टर है, ठीक है? अब आपकी करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, सपोज करो, है ना? अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है अब वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू इस कॉइल में डिक्रीज कर रहा है। तो हम सबको पता है अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका डिक्रीज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो आपका जो फ्लक्स होगा वो भी आपका डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा तो आपका चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स को माइनस करोगे दैट विल बी नेगेटिव। अगर चेंज इन फ्लक्स नेगेटिव होगा तो आपका ईएमएफ क्या होता है? विच इज माइनस डी फाई बाई डी टी। इफ चेंज इन फ्लक्स इज नेगेटिव then the EMF will be positive. If induced EMF is positive, then which will be the correct representation? अगर मुझे इसको बैटरी से शो करना है, किसी बैटरी से अगर मुझे इसको शो करना है, तो अब बताओ अब कौन सा अरेंजमेंट सही होगा? ये वाला अरेंजमेंट सही होगा या फिर ये वाला अरेंजमेंट सही होगा? अब कौन सा अरेंजमेंट आपका सही होगा? खुद से सोच के बताओ। अब सेकंड अरेंजमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव है। जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो पॉजिटिव जनरेट हो रहा है ना? तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अब मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाऊंगा तो मेरा जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा। So this will be the correct representation for EMF for this case. तो ये डिपेंड करता है कि हमारा करंट का जो वैल्यू है उस कॉइल में इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसको बैटरी की पोलैरिटी किस हिसाब से शो करेंगे। ठीक है, बैटरी की जो पोलैरिटी है वो आप डिसाइड करोगे करंट के बेसिस पे कि करंट की वैल्यू उस कॉइल में इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। अगर सपोज करो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती इस कॉइल में, अगर सपोज करो हमारा जो करंट है इस कॉइल में अगर वो कांस्टेंट रहता, मतलब अगर करंट में कोई भी चेंज नहीं होता, सेम कॉइल फिर से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन अब टाइम के साथ करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर टाइम के साथ करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा मतलब आपका करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। चाहे आप टाइम कितना भी इंक्रीज कर दो बट करंट विल रिमेन कांस्टेंट। इफ करंट इज कांस्टेंट देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स, है ना? फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। d phi will be 0. If d phi is 0 then EMF induced will also be 0. इस केस में आपका कोई भी इंड्यूस EMF जनरेट नहीं होगा। बात समझ आ रही? इस वाले केस में कोई भी इंड्यूस EMF जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इंड्यूस EMF जनरेट नहीं हो रहा तो फिर बैटरी लगाने का कोई फायदा ही नहीं। अगर EMF जनरेट ही नहीं हो रहा है तो फिर बैटरी लगाने का क्या फ़ायदा? फिर आप सिंपल इसको वायर से ही डिनोट कर दो, भाई करंट कांस्टेंट जा रहा है इस वायर में, देयर इज़ नो नीड टू शो द बैटरी हियर।
ठीक है। अब हम सबको पता है कि अगर कोई कॉइल है तो प्रैक्टिकली उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है ना। अगर आपने किसी कॉइल को सर्किट में लगाया है या फिर किसी इंडक्टर को, इंडक्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉइल, इट इज़ दैट कॉइल विच हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है तो एक तरह की कॉइल। तो अगर ये कॉइल है तो इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, है ना। इस कॉइल का, ये कॉइल ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसा कोई मटेरियल आज तक दुनिया में आया नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप कोई कॉइल सर्किट में लगा रहे हो और उसका रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो इस कॉइल का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, है ना, क्योंकि ये किसी मेटल की बनी है। ऑब्वियसली कितना भी अच्छा मेटल आप यूज़ करो, आप कॉपर यूज़ कर लो या सिल्वर यूज़ कर लो, गोल्ड यूज़ कर लो, कोई भी मेटल यूज़ कर लो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो उस मटेरियल का होगा। तो उस मटेरियल के रेजिस्टेंस को हम इसके अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं, है ना। उस मटेरियल के रेजिस्टेंस को इसके अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये मेरी इंडक्टर की कॉइल हो गई और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग से हम शो कर देते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे शो किया है, ये इस कॉइल का ही रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ L, R, और अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ L and R, ठीक है। अब ऑब्वियसली LR सर्किट कोई नई चीज़ नहीं है, रेजिस्टेंस तो इनबिल्ट हर मटेरियल का खुद का होता ही होता है। तो जहाँ भी आप इंडक्टर लगाओगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आना ही आना है। तो इनहेरिट प्रॉपर्टी कहूँगा मैं, LR सर्किट कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसकी इनहेरिट प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी भी सर्किट में इंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो उसमें रेजिस्टेंस तो इनबिल्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं LR सर्किट। एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस है ये इस कॉइल का रेजिस्टेंस, ये कॉइल जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है उस कॉइल का रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जो हमने डिफरेंट 3 केसेस यहाँ पे कंसिडर किए हैं। इसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो बैटरी के साथ रेजिस्टेंस को शो कर सकते हो। LR सर्किट में जब भी हमारा इंडक्टर आएगा तो हम बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस को भी शो कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट जब आप बनाओगे तो आप इस तरीके से बनाओगे, यू विल ऑल्सो शो द रेजिस्टेंस विद द बैटरी, ठीक है। बैटरी के साथ आप एक रेजिस्टेंस को भी शो करोगे, है ना। जितने भी केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए इन सब में रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉइल का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब लास्ट वाले केस में अगर आप देखो तो करंट आपकी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगेगी, लेकिन ऑब्वियसली वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा ना। तो आप खाली रेजिस्टेंस और एक स्ट्रेट वायर शो कर सकते हो हैविंग अ कांस्टेंट करंट, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इन तीनों केसेस को हम एक ही एग्जांपल में पैचअप करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये इंडक्टर है और ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें कुछ I करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में कुछ I करंट फ्लो कर रहा है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इंडक्टर आपका इंडक्टेंस दिया हुआ है 1 हेनरी, इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 1 हेनरी। बैटरी आपको 5 वोल्ट की दी हुई और रेजिस्टेंस हमें 2 ओम्स का दिया हुआ, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस दिस टर्मिनल्स, सपोज करो इस टर्मिनल का नाम मैं ए दे देता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूँ। तो हमें कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी in 3 different cases. Case number 1, first case is that when your current is constant, current is equal to 2 ampere and it is not changing with respect to time. Current is constant, अगर आपका टाइम इंक्रीज होगा तब भी आपका करंट का वैल्यू सेम रहेगा. सेकेंड केस, when your current is 2 ampere and it is increasing with respect to time, टाइम के साथ आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में आपका करंट कितना इंक्रीज होता है, 1 एम्पियर जब. एंड द थर्ड केस इज दैट इफ योर करंट इज 2 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है तो करंट का वैल्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो हमें तीनों डिफरेंट केसेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना. तीनों डिफरेंट केसेस के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की अगर बात करें तो हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट. अगर हमारा करंट कांस्टेंट है तो हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा. इंडक्टर का लगाना या ना लगाना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका करंट का वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज नहीं कर रहा, तो ये इंडक्टर का कोई भी सेंस नहीं है. आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है बस. ठीक है. पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ. पहला केस आपका क्या है, जब हमारा करंट जो है कांस्टेंट हो गया. अगर करंट कांस्टेंट हो जाता है तो इंडक्टर को लगाना या ना लगाना बात बराबर हो जाती है. मतलब उसको लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है. वहाँ पे कोई भी ईएमएफ आपका जनरेट नहीं हो रहा है. बात समझ आ रही? ठीक है ना. तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहो, है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर लगा दो. अब यहाँ से जब आप आगे चलोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल है, सपोज करो VA. जैसे ही हम इस सेल को क्रॉस करेंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो कुछ पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो गया. अच्छा, रेजिस्टेंस में जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं रेजिस्टेंस में, तो भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है. कितना ड्रॉप हो जाएगा, I इंटू आर के बराबर. तो करंट की वैल्यू हमें दी हुई है विच इज़ अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस इज 2 ओम. ठीक है. तो आपका ड्रॉप कितना हो जाएगा, हाँ, कितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 2 इंटू 2, है ना. यहाँ पे जो ड्रॉप होगा I इंटू आर के बराबर का ड्रॉप होगा. तो 2 इंटू 2 करोगे यू विल गेट 4 वोल्ट और ये पोटेंशियल आपका VB के बराबर हो जाएगा. तो फॉर फर्स्ट केस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, VA माइनस VB विच इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स. VA माइनस VB किसके बराबर हो जाएगा, 9 वोल्ट्स के बराबर हो जाएगा. ठीक है. अब आप मुझे सेकेंड केस के लिए निकाल के बताओगे कि सेकेंड केस में जब आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, फाइंड आउट व्हाट विल बी द पोटेंशियल सेकेंड केस व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर and it is increasing at the rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड. ठीक है. इंक्रीजिंग रेट भी आपको दिया हुआ है. अब जब आपका करंट इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो आप इंडक्टर का इक्विवेलेंट बैटरी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. पहले इसका ईएमएफ फाइंड करोगे और फिर इसको बैटरी से रिप्लेस करोगे और फिर आप पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे. बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इंक्रीजिंग वाला किस तरह से हम डील करेंगे.
तो करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा कि वो उस इफेक्ट को अपोज करे, है ना। तो सेकेंड वाले केस के लिए हमारी बैटरी किस तरह से लगेगी बताओ। अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बैटरी कुछ इस तरह से लगेगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर आएगा, और इसका ईएमएफ होगा ई, ठीक है। उसके बाद हमें एक बैटरी अलग से दी हुई है, ये बैटरी तो हमें 5 वोल्ट की ऑलरेडी दे रखी है, और एक रेजिस्टेंस भी हमें अलग से दे रखा है, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2 ओम। तो आप मुझे निकाल के बताओ कि इस ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, है ना। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग देन करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम ईएमएफ निकालने के लिए फैराडेज का लॉ लगाएंगे। हम सबको पता है ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। और फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो जब करंट आपका सेम कॉइल में फ्लो कर रहा है तो उसी कॉइल में आपका फ्लक्स भी जनरेट होगा। सेम कॉइल में जब फ्लक्स जनरेट होगा तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जब सेम कॉइल में आप करंट फ्लो करवा रहे हो और उसी कॉइल में आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन नहीं, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन के लिए जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना, सेल्फ इंडक्शन के लिए जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू होता है वो कितना होता है। फॉर द सेल्फ इंडक्शन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज L into I, so I can write here minus L di by dt. This will be your EMF generation. इतना EMF हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमें इंडक्टेंस का वैल्यू भी दे रखा है। इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें कितना दिया हुआ है, विच इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब हमें करंट का रेट ऑफ चेंज भी दे रखा है। तो आई विल मल्टीप्लाई हियर -1 into 1, तो मेरा EMF कितना जनरेट होगा, -1 वोल्ट। अब माइनस आपका इंडिकेट कर रहा है इस पोलैरिटी को, बैटरी की पोलैरिटी को, मतलब आपका EMF जो है डिक्रीज करेगा। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ये माइनस साइन उसको डिनोट कर रहा है कि हमारा EMF जो है वो डिक्रीज करे। ये पॉइंट हमारा A पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा B पॉइंट है। अब इस केस में देखते हैं कि हमें पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मिलता है अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। तो A और B के अक्रॉस आपको पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मिलेगा, अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो VA -1 -5, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो -5, रेजिस्टेंस में फिर ड्रॉप होगा पोटेंशियल का -4 विच इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, गेटिंग दिस और नॉट, सबको समझ आई। अब मुझे थर्ड वाला केस करके बताओ कि जब आपका केस नंबर 3 होगा, है ना, थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है। केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, है ना, थर्ड वाला केस आप लोग सॉल्व करके बताओ कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा। अब थर्ड वाले केस में करंट का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। थर्ड वाले केस में जो हमारा करंट का वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। करंट का वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो वापस अलग आएगा। देखो 2 एम्पियर का करंट है बट इट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ करंट का वैल्यू कम हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड।
है ना, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो अगर आप चाहो तो इसको पहले सर्किट डायग्राम बनाओ, और सर्किट डायग्राम बना के आप फिर एनालाइज करो कि इसमें क्या आएगा। अब करंट जब आपका डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको बैटरी में कैसे लगाऊंगा। करंट टाइम के साथ अगर डिक्रीज होगा तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उसको अपोज करेगा, मतलब ईएमएफ आपका इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, ईएमएफ उसको अपोज करेगा। तो मैं बैटरी इस तरह से लगाऊंगा, ठीक है। और थर्ड केस, मेरा बैटरी की पोलैरिटी कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये हमें एक्सटर्नल बैटरी दे रखी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है। दिस इज अवर पॉइंट बी एंड दिस इज अवर पॉइंट ए, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें सपोज करो आपका आई करंट वही 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, अगेन वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी and phi is equal to L into I, so you will get minus L di by dt. But you can see here the current rate of current with respect to time. If current is decreasing with respect to time, तो उसके रेट को हम कैसे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे, है ना। L का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 हेनरी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हियर विल बी नेगेटिव। Why negative? Because current is decreasing with increase in time. करंट का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो हमारा जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1 वोल्ट। इसलिए मैंने बैटरी का पोलैरिटी ऐसे शो किया। देखो, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करोगे तो हमारा ईएमएफ जो होगा वो +1 वोल्ट होगा, मतलब इंक्रीज हो, ठीक है। तो अब नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, VA +1 -5 -4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू VB नॉट 0, VB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, देखो VA माइनस VB, अगेन यू विल गेट, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा विच इज 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये तीनों केसेस से हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी सर्किट में इंडक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका उस सर्किट के टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर हम किसी भी इंडक्टर को किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम इसको समझ पाएंगे तो हम आगे एलआर सर्किट बहुत इजीली समझ जाएंगे। अगर आपको ये 3 डिफरेंट केसेस समझ आ गए तो एलआर सर्किट तो 5 मिनट का काम है समझना, ठीक है। मेन जो इशू आती है ये 3 केसेस को एनालाइज करने में, कि जब आपका करंट कांस्टेंट होगा तब आपका इंडक्टर किस तरह से काम करेगा, जब आपका कंडक्टर में करंट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तब आपका इंडक्टर में पोलैरिटी क्या होगी, और जब करंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तब इंडक्टर को हम किस तरह से बैटरी में कनेक्ट करेंगे, पोलैरिटी किस तरह से शो करेंगे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए, इन तीनों केसेस को अगर आप प्रॉपरली समझ गए हो तो एलआर सर्किट समझना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? है ना। तो अब हम इवनिंग वाली क्लास में एलआर सर्किट के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे और इसके थ्रू इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इवनिंग क्लास में आपको और बढ़िया वाले एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको इसकी प्रॉपरली क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोग ज्वाइन करना इवनिंग क्लास में भी, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाए, है ना। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।